हेलो दोस्तों, कैसे हो? माई सेल्फ दीपक बोला, टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर। तो दोस्तों, आज से 30 साल पहले सीकर एक छोटे शहर में श्रवण चौधरी ने एक छोटा सा पौधा लगाया था सीएलसी के नाम से। आज वो पूरा एक वट वृक्ष बन चुका है। इसको पूरे 30 साल हो गए हैं। तो इस 30 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सीएलसी आपके लिए क्या है, पीवाईक्यू कॉन्सेप्ट। क्या है ये पीवाईक्यू कॉन्सेप्ट? आपको बता दूं, इसमें 2013 से 2024 तक पूरे 12 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन कराए गए हैं। बिल्कुल चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आपको इसके सॉल्यूशन मिलेंगे। केवल फिजिक्स के नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इन सभी सब्जेक्ट्स के आपको प्रॉपर वे में सॉल्यूशन मिलेंगे। और ये बच्चों नीट के लिए आपका एक ब्रह्मास्त्र मान सकते हैं। ठीक है, नीट सिलेक्शन के लिए ये सबसे जरूरी है। अगर आपने सारे क्वेश्चंस बिल्कुल प्रॉपर तरीके से निकाल लिए, हमारे सारे वीडियोस आपने देख लिए, तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने इसको इस तरीके से निकाला, 100% क्वेश्चन को आपने सोल्व किया, तो आपके मानसिक विकास इतना ज्यादा हो जाएगा कि अगर आप गलती से तुक्का भी मारेंगे किसी क्वेश्चन में, तो डेफिनेटली वो बिल्कुल सही आंसर पे आके टिकेगा। ठीक है, इसी विश्वास के साथ हम आपको लेके जा रहे हैं पीवाईक्यू सॉल्यूशन की ओर। तो चलो करते हैं बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन, जो है ये आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन पढ़िए। इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज आपको गिवन है, ए बी सी डी। इन सभी में परसेंटेज एरर आपको दे रखी है 1%, 2%, 3%, 4%। तो आपसे कह रहा है कि क्वांटिटी पी में परसेंटेज एरर क्या होगी अगर हम इसको इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आप देखिए, पी प्रोपोर्शनल टू क्या है, ए पावर 3, बी पावर 2, सी और डी अपॉन में। तो परसेंटेज पी अगर हम निकालें तो बेटा परसेंटेज पी कैसे फाइंड करेंगे? परसेंटेज पी इज इक्वल टू, ठीक है, तो यहाँ पे पावर है फ्रंट में आती है, ए पे पावर कितनी है 3, तो 3 आ गया परसेंटेज ए, प्लस बी पे पावर 2 है, ट्वाइस ऑफ परसेंटेज बी। ओके, अब देखिए सी एंड डी को ऊपर ले आए तो पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव। सी एंड डी दोनों पे पावर नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन नेगेटिव पावर उसको आगे फ्रंट में लेके आए। तो देखो, जब भी एरर फाइंड करते हैं बेटा, पावर आगे फ्रंट में हमेशा पॉजिटिव की फॉर्म में लेके आनी है, कभी नेगेटिव की फॉर्म में हम पावर को आगे लेके नहीं आएंगे एरर फाइंड करते टाइम। क्यों? क्योंकि एरर कभी डिक्रीज नहीं होती, हमेशा इंक्रीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस 1 इंटू परसेंटेज सी, और फिर डी पर भी ऊपर नेगेटिव पावर थी, लेकिन आगे ले आएंगे प्लस की फॉर्म में लेके आना है परसेंटेज डी। ठीक है, अब इन सभी की वैल्यूज पुट कर दे। देखो ए में परसेंटेज एरर कितनी? 1%। ठीक है, बी में कितनी रखी है? 2, सी में दे रखी है 3, एंड डी में गिवन है आपको 4। ये सभी परसेंटेज एरर आपने पुट कर दी। तो कितना हो गया? 3 + 4 7, 7 एंड 3 10, 10 एंड 4 14। तो टोटल हो गया ये 14%। ठीक है, तो टोटल एरर कितनी होगी बच्चों? 14%। ठीक है, चलो अब आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, यहां से आपसे कह रहा है क्वेश्चन में फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम, इन सभी को अपन क्या ले रहे हैं? फंडामेंटल यूनिट्स। तो उस केस में डायमेंशंस ऑफ मास क्या होंगी ये आपको बतानी है। तो पहले इसका एक एग्जैक्ट मेथड देखें क्या है, फिर शॉर्ट मेथड समझाऊंगा क्या करना है। तो देखो, यहां पे स्टार्ट कैसे करते हैं, हमें यहां पे डायमेंशन ऑफ एम कैलकुलेट करनी है मास की। तो एम प्रोपोर्शनल टू किस किस पे डिपेंडेंस दे रखी है? एक तो फोर्स पर, एफ पावर ए ले लिया, वी पावर बी एंड टी पावर सी। ठीक है, एफ प्रोपोर्शनल टू एफ पावर ए, वी पावर बी, टी पावर सी। तो देखिए, अब इसकी डायमेंशंस लिखें। मास की डायमेंशंस क्या होती है? m1, ठीक है, m1 l0 t0। ये मास की डायमेंशंस m1 l0 t0 इज इक्वल टू फोर्स की डायमेंशन रखें। फोर्स क्या होता है बेटा? m l t-2, और उसके ऊपर पावर a है। फिर वेलोसिटी l t-1, इसकी डायमेंशंस b है, और टाइम t, इसकी डायमेंशन ऊपर पावर क्या है? c। तो पावर b, पावर c, पावर a अपने पुट कर दिया। अब देखिए, m के ऊपर पावर कितनी है? यहां से देखें तो a आ रही है ओनली, और यहां पे कहीं m है ही नहीं। l यहां पे l के ऊपर पावर a है, यहां पे l के ऊपर पावर b है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, पावर्स ऐड हो जाएंगी, a प्लस b। फिर t के ऊपर पावर यहां पे -2a है, यहां पे -b है, और यहां पे c, तो वही मल्टीप्लाई करते हैं, पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो यहां -2a, यहां पे -b, और यहां पे +c। ठीक है, अब यहां पे हम दोनों तरफ पावर कंपेयर करते हैं। ठीक है, घातों की तुलना करते हैं, पावर कंपेयर करें तो a इज इक्वल टू कितना हो गया? 1, a इज इक्वल टू 1, a प्लस b इज इक्वल टू 0, और यहां से -2a -2b
माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू अगेन 0, तो यहाँ पे पावर 0 है। अब देखिए a इज इक्वल टू 1 यहां रखिए, a इज इक्वल टू 1 यहां रखेंगे तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब a और b की दोनों की वैल्यू यहां रख रहे हैं, तो a को यहां 1 रखें तो -2 हो गया, b की वैल्यू यहां -1 रखेंगे +1 हो जाएगा, प्लस c इज इक्वल टू 0, तो यहां से c इज इक्वल टू कितना मिलेगा बेटा 1, c इज इक्वल टू 1, तो a1 b की वैल्यू -1 और c1 ये तीनों किसमें आ रहे हैं, देखिए इसमें फोर्थ में। ठीक है, मतलब फोर्स पावर 1 v पावर -1 एंड टाइम पावर 1, ये बन जाएगा f v -1 t। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए ये तो इसका एग्जैक्ट मेथड हो गया। और जब भी ऐसे क्वेश्चन आए किसी एक की डायमेंशंस किसी अदर की फॉर्म में पूछा जा रहा है आपसे ऑप्शन, तो देखो सबसे बेस्ट तरीका होता है आप यहाँ पे पुट करके देखिए किसकी डायमेंशंस m के इक्वल बनेगी। तो देखो यहाँ पे इसको अपन चेक करें, ठीक है, आपको एक एक को चेक करना है, फिर मैं आपको आखिरी चेक करके बता दूं। देखिए f क्या होता है, m l t -2, फोर्स की डायमेंशंस ये होती है m l t -2, वेलोसिटी की डायमेंशंस क्या होती हैं l t -1, और ऊपर क्या है बेटा -1, और टाइम तो यहाँ पे t है। ठीक है, तो यहां से देखिए m यहाँ पे कहीं नहीं आ रहा, m आ गया एज इट इज, l यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे l पावर -1 है, कट जाएगा। ठीक है, l पावर क्या हो गया 0, ठीक है, l पावर 1 और ये -1। फिर t पे देखें यहाँ पे पावर कितनी है -2, यहाँ पे देखिए पावर कितनी जाएगी, ये जाएगी t पे पावर +1 और यहाँ पे t पे पावर +1 है। ठीक है, तो यहां से हम देखें t पे पावर क्या होगी 0, तो ये पे भी 0 हो गई, ये भी 0 हो गई, पावर केवल क्या बचा 1, m पे पावर 1 बची है ओनली। ठीक है, तो यही पूछा गया है कि केवल हम देख रहे हैं इसकी डायमेंशन ही है जो मास से सेट बैठ रही है। ठीक है, चलो अब आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, देखो वापस वही वैसा क्वेश्चन आ गया आपसे, अगर एनर्जी वेलोसिटी एंड टाइम इनको अपन मूल राशियां मान लें तो प्रस्थ तनाव की विमा क्या होगी ये हमें चेक करनी है। तो आपको पता होना चाहिए प्रस्थ तनाव किसे कहते हैं, ऊर्जा E, वेलोसिटी V एंड टाइम t, इन सभी की आपको अलग अलग एनर्जी, इनकी सभी डायमेंशन पता होनी चाहिए। तो चलो देखो एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है बेटा m l2 t -2। ठीक है, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है l t -1, टाइम तो खैर t है ही सही, ये पता है अपन को। अब यहाँ पे जो सरफेस टेंशन बोला गया है ये प्रस्थ तनाव, इस प्रस्थ तनाव की डायमेंशंस मतलब सरफेस टेंशन की डायमेंशंस होती हैं, क्या होती है, सरफेस टेंशन होता है बेटा फोर्स अपॉन लेंथ, क्या होता है फोर्स अपॉन लेंथ। ठीक है, तो फोर्स अपॉन लेंथ से इसकी डायमेंशन अपन देखें तो फोर्स की डायमेंशन हो m l t -2, l से l कट जाएगा, m t -2 ये इसकी डायमेंशन होती हैं। तो हम देखें इन सभी में रख के देखेंगे एनर्जी वेलोसिटी एंड टाइम को किसकी डायमेंशंस m t -2 बन रही है ये हमें देखना है। तो देखिए सबको हम रख के देखेंगे, इसमें आंसर फोर्थ है, मुझे तो खैर पता है इसलिए मैं इसको रख के दिखा रहा हूं आपको तो एक एक को चेक करके देखना है। ठीक है, चलो फोर्थ में रखते हैं E की डायमेंशंस। E की डायमेंशंस क्या है बेटा m l2 t -2। ओके, V को रखें डायमेंशंस V वेलोसिटी है l t -1। अब l t -1 पे होल पावर -2 लगा हुआ है तो लगा दें, तो l पे पावर हो गई -2, t पे हो जाएगी पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव पावर ना -2 और पावर -1 है तो ये बन गया 2। अब यहां तो t पावर -2 है ही सही। ओके, अब इसको अपन देखें, ये t पावर -2 से t पावर -2 कट गया, l पावर -2 से l पावर 2 कट गया, तो देखिए क्या आ गया m t -2 वही तो हमें चाहिए था, तो इसलिए क्या आ जाएगा इसका आंसर फोर्थ। ऐसे ही आप बाकी तीन ऑप्शन भी चेक करेंगे ना, उसमें ये डायमेंशन सेट बैठेंगी नहीं, इक्वल आएंगी नहीं, मतलब केवल एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें इक्वल आएंगी, जो कि फोर्थ यहां पे दिख रहा है। ठीक है, तो आपको सारे रख के देखने हैं। चलो आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्लांक कांस्टेंट, लाइट वेलोसिटी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, इनको कह रहे हैं अपन फंडामेंटल कांस्टेंट्स कह रहे हैं, तो डायमेंशंस ऑफ लेंथ आपको डिसाइड करनी क्या होगी। ठीक है, तो किसके इक्वल होगी डायमेंशन ऑफ लेंथ ये हमें फाइंड करना है। तो पहली बात बच्चों इन सभी की आपको अलग अलग डायमेंशंस पता होनी चाहिए। तो यहां पे देखिए प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशंस, प्लांक कांस्टेंट के लिए कोई ऐसा फॉर्मूला सोचिए इसमें h यूज होता है, जैसे मैं सोच पा रहा हूं E इक्वल टू एच न्यू, सुना ही होगा आपने एनर्जी ऑफ फोटोन, E इक्वल टू क्या होता है बेटा एच न्यू, E इक्वल टू एच न्यू एनर्जी ऑफ फोटोन होता है। ठीक है, तो यहां पे इसकी डायमेंशन अपन देखें, यहां पे h इक्वल टू क्या बनेगा E अपॉन न्यू,
ठीक है। ई की डायमेंशन तो होती है एनर्जी की डायमेंशन ml2 t-2, ml2 t-2, और न्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन t-1 होती है। तो यहां से आप देखिए इसको डिवाइड करेंगे t-1 को, तो आएगा ml2 t-1, ये तो डायमेंशन की होगी h की, ठीक है। और लाइट वेलोसिटी की डायमेंशन तो पता ही है, लाइट वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है बेटा, वेलोसिटी मतलब lt-1, ठीक है। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की भी अपन चेक करें, जी के लिए फॉर्मूला सोचिए, आपने सुना होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसमें F इक्वल टू होता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हम G की डायमेंशन कैसे निकाल सकते हो, G इक्वल टू क्या आएगा, F r स्क्वायर अपॉन m1 m2, ठीक है। तो यहां से F की डायमेंशंस ml t-2, ओके, R लेंथ है L2 और नीचे मास m और ये भी m, एक m से एक m कट गया, तो G की डायमेंशंस क्या आ रही हैं, m को ऊपर ले आओ, m-1 L3 और ये t-2, ये आई G की डायमेंशंस, ठीक है। तो G आ गया, H आ गया और ये C, तो इन सभी को आप रख के देखोगे तो केवल इसके अंदर फोर्थ ऑप्शन ऐसा आएगा जिसमें इसकी डायमेंशंस किसके इक्वल आएगी, लेंथ के इक्वल। मतलब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो ये डायमेंशंस किसके इक्वल बन जाएंगी, लेंथ के इक्वल, किसी भी नहीं बनेगी, केवल एक ही ऑप्शन बनेगी, ठीक है। तो इस तरह से अपन यहाँ पे इनको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए मोस्टली क्वेश्चन में आंसर यहाँ पे फोर्थ आ रहा है, तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो आप उल्टा चेक करने की कोशिश करो, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जो एग्जामिनर होता है ऐसे जो ऑप्शन होते हैं उनको लास्ट में डालने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि तुक्का ही मारना है, जो फोर्थ आंसर टिक करके आ गए, नहीं, आप चेक करना है आपको, पहले फोर्थ को चेक कर लो, फिर थर्ड को, फिर सेकंड को, फिर वन को, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में मोस्टली चांसेस होते हैं कि आंसर थर्ड या फोर्थ दिया जाता है। फिर भी अपनी जिम्मेदारी बनती है, हम प्रॉपर्ली चेक करेंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 5। आपसे कह रहा है, देखो सदिश का क्वेश्चन है, वेक्टर का। आपसे कह रहा है कि दो वेक्टर्स हैं, इनके योग का जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, ठीक है, वो इनके अंतर के परिमाण के बराबर है। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ, मतलब आपसे कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ सम एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ये आपस में इक्वल बोले गए। मतलब आपसे कह रहा है इस तरह से दो वेक्टर मान लो ए एंड बी है, ठीक है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ये किसके इक्वल है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसके मैग्नीट्यूड के इक्वल, ऐसा करके बोला गया है, ठीक है। अब देखो दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर कर दूं, बिल्कुल कर सकते हैं स्क्वायर। अब आपको पता है ए एंड बी, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ऊपर स्क्वायर कर दिया है तो रूट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, और दोनों के मैग्नीट्यूड्स इक्वल बोले गए, तो ए और बी दोनों को मैं ए मान सकता हूं। देखिए ए स्क्वायर प्लस 2a cos थीटा, ठीक है। ऐसे इसको लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस 2a cos थीटा, ठीक है। यहां से देखिए ये तो कट गए, ये भी कट गए, इसको ढाके चले आएंगे तो कितना हो गया, 4a² cos थीटा इज इक्वल टू 0। यहां से आपने कहा cos थीटा इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो थीटा कितना आएगा, 90 डिग्री। मतलब दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होगा, 90, मतलब बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, एंगल 90 डिग्री। फर्स्ट इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। चलो अब आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 ये एक तरह से किस पे बेस्ड है बच्चों, आप देख रहे हो स्क्रू गेज पे बेस्ड है। स्क्रू गेज बेस्ड आपसे कह रहा है कि यहाँ पे एक स्टूडेंट है जो डायमीटर मेजर कर रहा है स्मॉल बॉल का यूजिंग स्क्रू गेज, और इसका लीस्ट काउंट दे रखा है 0.001 सेंटीमीटर। मेन स्केल रीडिंग आपको दे रखी है 5 mm, ये 5 m क्या है इसकी मेन स्केल रीडिंग, MSR बोलते हैं मेन स्केल रीडिंग, और ये तो लीस्ट काउंट है ही सही, LC लीस्ट काउंट। अब यहां पे कह रहा है कि 0 ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कॉन्साइड विद 25 डिवीजन, इसे बोलते हैं इसकी वर्नियर स्केल रीडिंग, या कि दो सर्कुलर स्केल रीडिंग एक ही बात है। इसमें जो सर्कुलर स्केल होता है ना उसको वर्नियर स्केल बोलते हैं, ठीक है। वर्नियर स्केल रीडिंग हो गई इसकी, वर्नियर स्केल रीडिंग 25, और यहाँ पे इसमें नल एरर भी गिवन है जिसे हम शून्य एरर बोलते हैं, 0 एरर, ये ई गिवन है आपको, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इसका करेक्ट डायमीटर बताना है क्या होगा। तो देखिए पहले हम यहाँ पे रीडिंग फाइंड करें, कैसे निकालते हैं रीडिंग, R इज इक्वल टू, ठीक है, रीडिंग कैसे फाइंड करते हैं बेटा, रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग MSR प्लस LC इंटू वर्नियर स्केल रीडिंग, ये फाइंड किया था इस तरीके से,
ठीक है। फिर इसको फाइंड करने के बाद जो रीडिंग निकल के आई है इसमें से हम माइनस कर देंगे नल एरर को, मतलब आपको अगर आर नेट फाइंड करना है तो जो वैल्यू निकल के आई इसमें से ई माइनस कर दो, ठीक है। मतलब आर में जो अपने आर फाइंड किया था उसमें ई माइनस कर देंगे तो नेट रीडिंग निकल आ जाएगी, तो रिजल्टेंट डायमीटर निकल के आ जाएगा। तो देखते हैं क्या होगा। एमएसआर कितना है 5 mm। देखिए सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में दे रखे हैं इसलिए इसको भी हम सेंटीमीटर में लिख दें तो क्या आएगा 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। प्लस लीस्ट काउंट कितना है 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड यहां से वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी थी, ये रही 25 डिवीजन, ठीक है 25 डिवीजन। और फिर माइनस ई आपको ऑलरेडी नेगेटिव दिया है तो यहां रखेंगे प्लस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा 0.004 सेंटीमीटर। बस अब इन सभी को ऐड कर लो, तो ऐड करने पे ये तो आ गया 0.525 और ये ऐड करेंगे 0.529 बन जाएगा, मतलब 0.529 सेंटीमीटर। है कोई ऑप्शन? बिल्कुल मेरे को नजर आ रहा है, आपको भी दिख रहा होगा, ये रहा आंसर, ठीक है। सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 आपसे वापस परसेंटेज एरर पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। ए बी सी डी इन सब में परसेंटेज एरर दे रखी है और आपको एक्स में परसेंटेज एरर फाइंड करनी है। बिल्कुल वही अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसा ही क्वेश्चन है, मतलब सभी को पावर को फ्रंट में लेके आके सॉल्व करना है। तो चलो करते हैं सॉल्व। परसेंटेज एरर इन एक्स निकालें तो करना है पावर 2 जो है इसको आगे ले आओ, आगे 2 ले आए इंटू परसेंटेज एरर इन ए। तो ए में परसेंटेज एरर कितनी है, रख दी मैंने 1%, ठीक है। फिर बी में पावर कितनी है, हाफ, तो इसको आगे ले आओ हाफ इंटू परसेंटेज एरर इन बी जो कि कितनी है 2, बी में परसेंटेज एरर 2 रख दिया, प्लस अब सी पे ऊपर ले आएंगे पावर -1/3 आएगी लेकिन आगे पॉजिटिव फॉर्म में लेके आनी है, ठीक है, प्लस की फॉर्म में 1/3 और परसेंटेज एरर इन सी कितनी है 3%, ये रख दी 3%। फिर प्लस अब डी को ऊपर ले आए डी पावर -3 लेकिन आगे तो प्लस की फॉर्म में लानी ना पावर, तो 3 इंटू परसेंटेज एरर इन डी, तो डी में परसेंटेज 4 दे रखी है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें तो ये तो हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 1 और ये कितना होगा 12, तो टोटल कितना बन जाएगा 16%। तो फोर्थ आंसर आ जाएगा इसका 16%। क्लियर? ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है 8 ऊष्मा चालकता का मात्रक क्या है, यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज। तो पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए जिसमें थर्मल कंडक्टिविटी के का यूज होता है। तो सोचिए दिमाग पे जोर डालिए, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, dQ/dt का फॉर्मूला, dQ/dt रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होता है बच्चों, K A डेल्टा T अपॉन L, ये फॉर्मूला यूज करते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ठीक है। यहां पे K, ये जो K है ये K की हुई, हम यहां पे ऊष्मा चालकता बोलते हैं इस K को। अच्छा ये dQ तो क्या है एनर्जी और ये dt क्या है टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है। एनर्जी अपॉन टाइम मतलब जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड की ही वाट लगती है, आपको पता है, मतलब जूल पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं वाट। तो लो लगा दो उसकी वाट, ठीक है, इसको ऊपर लगा दिया वाट, जूल पर सेकंड वाट। अब यहां पे ये ए तो क्या है बच्चों मीटर स्क्वायर, ठीक है, एल क्या है मीटर, ठीक है, और ये डेल्टा टी क्या चीज है केल्विन, ठीक है। तो यहां से हम देखें हमें क्या निकालना है के, तो 1 m से तो 1 m कट जाएगा, तो यहां से निकालो के, तो के इज इक्वल टू ये तो वाट, ओके, अपॉन में ये मीटर और एक केल्विन नीचे आ जाएंगे, मीटर इंटू केल्विन। तो देखिए कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको, बिल्कुल मुझे दिख रहा है सेकंड ऑप्शन, वाट पर मीटर पर केल्विन, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, सेकंड आंसर। चलो अब आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, नीट में पूछा गया है। 3 वेक्टर्स दिखा रखे हैं P Q R और इस तरह से मतलब फोर्स लग रहे हैं, इस पर 3 फोर्स लग रहे हैं P Q R एक साइक्लिक के अकॉर्डिंग, ठीक है, एक साइकिल के अकॉर्डिंग। और आपको बच्चों पता होना चाहिए जब भी वेक्टर्स आपको गिवन है, चाहे 3 वेक्टर दिए हो, चाहे 4 या 5 कितने भी दिए हो, अगर वो सभी वेक्टर एक साइकिल के अकॉर्डिंग कनेक्टेड है तो उनका रिजल्टेंट क्या बनता है 0, ठीक है। तो यहां से एक फोर्स हो गया, दूसरा ये और तीसरा फोर्स ये, इन तीनों का रिजल्टेंट एफ नेट क्या आएगा 0। अब एफ नेट 0 है तो एफ नेट 0 है तो एक्सलेशन 0, एक्सलेशन 0। अब एक्सलेशन 0 है तो इसलिए इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी कांस्टेंट, तो वेलोसिटी कांस्टेंट, तो मतलब पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से
मूव करेगा। तो क्या जाएगा इसका आंसर, रिमेन कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों यहाँ पे इसमें आपसे कह रहा है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग हमें 9.99 मीटर में से 0.0099 मीटर माइनस करना है। ठीक है, तो चलो क्या कर रहे हैं अपन, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो पहले बच्चों सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, पहले तो क्या करो आप सिंपल सब्ट्रैक्शन कर डालो उसमें जो भी रिजल्ट आ रहा है। फिर अब जो आंसर आया उसमें देखना पड़ेगा आपको, जो क्वेश्चंस में नंबर्स दे रखे थे उसमें डेसिमल पॉइंट के बाद सबसे कम से कम नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर भी देना होता है। तो आप देखिए पहले तो इसको हम माइनस करते हैं, तो माइनस करने पे इसको इसमें से माइनस करोगे, माइनस करने पे आएगा 9.9801 ये आएगा। अब देखिए इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे कितने डिजिट्स है बच्चों, 2 डिजिट्स, इसमें 2 डिजिट्स है, इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी है, 4 डिजिट्स है। तो हमें आंसर में डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स कम से कम ये आ रही है, आंसर में भी हमें डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स रखनी है। मतलब आपको यहाँ पे 0 को राउंड ऑफ करना है ताकि केवल 2 डिजिट बचे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या जाएगा, 9.98 ये आंसर आ जाएगा। तो कौन सा आंसर टिक करेंगे, 4th। ठीक है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद हमें 2 डिजिट रखनी पड़ेगी आंसर में। ठीक है, चलो अब आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पे डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस आर, स्ट्रेस की डायमेंशंस क्या होती है, प्रतिबल की विमाएं क्या होती हैं। तो बच्चों यहाँ पे स्ट्रेस, प्रतिबल जो होता है, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस ये होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स हम लिखते हैं MLT-2। ओके, एरिया क्या होता है, L2, एरिया L2 होता है। तो एक L से L कैंसिल कर दो तो क्या हो जाएगा, ML-1T-2। तो कौन सा आंसर आ गया, सेकंड। तो बच्चों ये जो डायमेंशंस है स्ट्रेस की बिल्कुल प्रेशर के इक्वल होती है। तो प्रेशर एंड स्ट्रेस इनकी डायमेंशन सेम है, तो बिल्कुल वही आ रही रिजल्ट, ML-1T-2 के इक्वल। ठीक है, चलो आते हैं आगे अब अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए स्क्रू गेज में आपको इसका लीस्ट काउंट दे रखा है और इसके कह रहा है कि सर्कुलर स्केल पे 50 डिविजन्स हैं, इसकी पिच आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो बच्चों लीस्ट काउंट, इसका लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। ठीक है, सर्कुलर स्केल पर विभागों की संख्या। तो यहाँ पे लीस्ट काउंट आपको गिवन है 0.01, ठीक है, mm। पिच आपको फाइंड करनी है और इसमें नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन कितने हैं, 50। तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.5 mm। मतलब कौन सा आंसर आ गया, फर्स्ट। ठीक है, तो पिच फाइंड कर लेंगे, 0.5 mm बन जाएगा यहां से। ठीक है, चलो अब आते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे 13। देखिए बिल्कुल वही फर्स्ट क्वेश्चन, आगे अपन जो 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना पहले, इसमें बिल्कुल यहाँ पे वही फोर्स, एक्सलेशन एंड टाइम की इंफॉर्मेशन आपको दे रखा है कि इनको अपन मूल राशियां मान लें, मतलब फंडामेंटल यूनिट्स अपन ले लें इनको, तो डायमेंशन ऑफ एनर्जी क्या होगी। तो यहां भी आपको जो एक फॉर्मूला रख के चेक करना है किसकी डायमेंशंस एनर्जी के इक्वल बनेगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए एनर्जी की डायमेंशंस क्या होती है बेटा, एनर्जी की डायमेंशंस क्या होती है, ML2T-2, ML2T-2 ये होती है एनर्जी की डायमेंशंस। ठीक है, और फोर्स तो पता ही खैर आपको, फोर्स क्या लिखते हैं, MLT-2। ठीक है, ए अपन लिखते हैं एक्सलेशन LT-2। ठीक है, और टाइम तो खैर T यही सही। ठीक है, तो हमें रिजल्टेंट डायमेंशंस ML2T-2 बनानी है। तो इनसे किस ऑप्शन से ये निकल के आएगी ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो यहां से आप देखें इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो ये बच्चों करिए पुट इसके अंदर डायम वैल्यूज। तो यहाँ पे पुट करें, जैसे पहले ऑप्शन में रख के देखते हैं अपन, इस पहले ऑप्शन में F को रखेंगे MLT-2। ठीक है, MLT-2, A एक्सलेशन है LT-2 और यहाँ पे T², तो ये T⁻²। तो आप देखिए T⁻² से ये T⁻² घट गया तो कितना आ गया, ML2T-2। बिल्कुल यही तो हमें चाहिए था, बिल्कुल ये फर्स्ट आंसर आ जाएगा इसका, ये फर्स्ट आंसर ही करेक्ट है। ठीक है, तो वैसे तो आपसे कहा इसके अंदर मोस्टली फोर्थ आंसर होता है, लेकिन फिर भी आपसे बोला कि रटना नहीं है, ऐसा नहीं टिक कर देंगे फोर्थ को डायरेक्ट, किसी से फर्स्ट भी आ सकता है। ठीक है, तो यहां से हम इसको फर्स्ट को टिक किया। चलो अब आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो आपस में ऐसा ही क्वेश्चन आ गया बिल्कुल। तो यहां भी आपको चेक करना पड़ेगा किसकी डायमेंशंस, यहाँ पे E/G
के इक्वल होगी। ई अपॉन जे की डायमेंशन फाइंड करनी है। ई यहाँ पे एनर्जी है एंड जी यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दोनों की डायमेंशन आपको पता है, ठीक है, अभी आपको बताई थी, रख के निकालते हैं। फिर भी चलो एक और तरीका बताऊं। ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर अपन पढ़ते हैं जो सैटेलाइट मूविंग कर रहा है अर्थ के अराउंड, ठीक है, पृथ्वी के चारों तरफ जो सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है, उसकी टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस जी एम एम अपॉन 2r, ठीक है। सैटेलाइट एनर्जी होती है माइनस जी एम एम अपॉन 2r। तो यहां से E अपॉन जी निकालना है तो उसको नीचे ले आओ। तो E अपॉन जी की जो डायमेंशन आएंगी ये किसके कहेंगे, माइनस को छोड़ दो, 2 को भी छोड़ दो, क्योंकि हम डायमेंशन फाइंड करते हैं तो यहाँ पे माइनस 2 को इग्नोर कर देते हैं। तो मास m इंटू एम कितना हो जाएगा, m स्क्वायर, और ये r यहाँ पे डिस्टेंस है, मतलब लेंथ है, तो m स्क्वायर अपॉन l। तो इसकी डायमेंशंस किसके इक्वल आ रही है, ये फोर्थ ऑप्शन में आ रही है, m स्क्वायर l इनवर्स, ठीक है। तो हम फोर्थ ऑप्शन टिक कर सकते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इसमें कह रहा है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल है। तो प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल के बारे में बताना है। तो बच्चों देखो, दोनों जो प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल होते हैं इनकी यूनिट्स आपको पता ही है। प्लेन एंगल समतल कोण की यूनिट क्या होती है, रेडियन, ठीक है। एंड घन कोण मतलब सॉलिड एंगल, इसकी यूनिट क्या होती है, स्टेरेडियन। दोनों की यूनिट्स रेडियन एंड स्टेरेडियन मतलब होती है, लेकिन दोनों ही यहाँ पे डायमेंशन लेस है, दोनों की डायमेंशंस नहीं होती। दोनों की डायमेंशन m0 l0 t0 की फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती है, क्योंकि दोनों की दोनों ही डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक है। तो क्या जाएगा अब यहाँ पे, इनमें क्या क्या होता है, इसमें डायमेंशंस बट नॉट यूनिट्स, नो यूनिट्स नो डायमेंशन बोथ। तो क्या आएगा, यूनिट्स बट नो डायमेंशंस, फोर्थ आ जाएगा। दोनों की यूनिट्स तो है बट कोई डायमेंशंस नहीं होती, ठीक है। तो हम ये फोर्थ टिक कर लेंगे। चलो आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। आपसे कह रहा है कि ये m l t - 2 a - 2 किसकी डायमेंशन से, ये आपको बतानी है, ठीक है। तो ये डायमेंशंस मेरे को तो खैर पता है, ये डायमेंशन किसकी होती है, ये होती है बेटा चुंबकीय पारगम्यता की, मैग्नेटिक परमिलिटी की। क्यों, फिर भी चलो आपको तो एक एक निकाल के देखनी है, फिर भी आपको समझाऊं मैं। यहाँ पे चलो चुंबकीय पारगम्यता, इनका कोई भी ऐसे फॉर्मूला सोचिए जिसमें ये मैग्नेटिक परमिलिटी यूज होती है, ठीक है। और ये फोर्स एरिया, ये देखो गौर से, ये एम एल टी - 2 किसको बता रहा है, एरिया को, सॉरी फोर्स को, एम एल टी - 2 फोर्स को, और ये एम्पियर -2 वाला करंट को शो कर रहा है। तो हमने एक ऐसा फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, जब भी दो बेटा समांतर तार होते हैं, पैरेलल वायर, उनके बीच जो फोर्स लगता है, फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स क्या होता है बेटा, फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स F इज इक्वल टू μ0 I1 I2 अपॉन 2 पाई d इंटू लेंथ, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां से हम देखें इस μ0 की डायमेंशन फाइंड करेंगे, तो F की डायमेंशन रख दो कितनी है, MLT - 2, ओके, MLT - 2 रख दिया, और μ0 हमें फाइंड करना है, I दोनों एम्पियर स्क्वायर हो गए, और ये L और नीचे भी DL, 2 पाई तो कांस्टेंट छोड़ दो, L से L कट गया तो इधर ले आओगे, तो μ0 की डायमेंशंस क्या होगी बेटा, μ0 की डायमेंशंस MLT - 2 a - 2, ठीक है। तो ऐसे अपन चेक कर सकते हैं। बाकी सभी की डायमेंशंस के लिए आपको प्रॉपर फॉर्मूला यूज करना ही है। कंप्लीट फिजिक्स आपने पढ़ी है बिल्कुल, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज 12th क्लास वाले पोर्शन की हैं, तो इन सभी को रख के देखिए। डायमेंशंस हमेशा फॉर्मूले से ही निकाली जाती है, तो सभी का फॉर्मूला रख के डायमेंशन निकालेंगे, ठीक है। तो सेकंड आंसर आ जाएगा इसका, ओके। चलो अब आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17, यहां पे आपको एक आयताकार क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्र है मतलब रेक्टेंगुलर फील्ड दे रखा है, इसकी लेंथ एंड विड्थ गिवन है, और हमें यहाँ पे सही आंसर निकालना है एरिया की वैल्यू, सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान रखते हुए। तो देखो एरिया, पहले बच्चों एरिया अपन देखें, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ इंटू विड्थ करेंगे, ये लेंथ आपको दे रखी है और ये विड्थ दे रखी है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करने पर 1382.5 आ जाएगा, ठीक है, ये आएगा रिजल्ट 1382.5। अब देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला मल्टीप्लाई की फॉर्म में, अभी कुछ टाइम पहले अपन एक क्वेश्चन सॉल्व किया था इसमें, जिसमें फॉर्मूला सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में था। तो जब भी बच्चों एडिशन या सब्ट्रैक्शन अपन करते हैं, तो पहले नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद आंसर को लीस्ट डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करते हैं। मतलब हम देखते हैं जो आंसर है वो हमारा किस रूप में आना चाहिए, जो क्वेश्चन में संख्याएं दी गई है उसमें सबसे न्यूनतम डेसिमल पॉइंट्स तक संख्या कौन सी वाली है, उसके अनुसार हम लिखते हैं। लेकिन यह क्वेश्चन गुणा के रूप में, मल्टीप्लाई के रूप में, तो जब भी क्वेश्चन मल्टीप्लाई या डिवाइड की फॉर्म में होता है, तो हम क्या करते हैं, पहले अपना आंसर फाइंड करेंगे। आंसर फाइंड करने के बाद
आंसर को हम राउंड ऑफ करेंगे टिल लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब क्वेश्चन में जो संख्याएं दे रखी हैं, नंबर्स दे रखे हैं, उसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें, उसके अकॉर्डिंग हम अपने आंसर को राउंड ऑफ करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे दो नंबर्स दे रखे हैं, एक तो ये और एक है ये। इसमें आप देखिए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2, इसमें कितने 3। तो आंसर में हमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने रखने, 2 रखने। तो देखो यहाँ पे इसमें यही चेक कर लो, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, इसमें 5 है, इसमें 3 है, इसी में 2 आ रहे हैं, क्योंकि 10 पावर्स को तो हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते ही नहीं है। तो क्या लिखेंगे इसको, 14 इंटू 10 पावर 2। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर 2 आ रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा ये। ठीक है, समझ गए होंगे आप किस तरह से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड सोचा जाता है। ठीक है, चलो आगे आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पर आपसे कह रहा है कि भौतिक राशि जिसका दाब के समान ही विमीय सूत्र है, मतलब प्रेशर के इक्वल किसकी डायमेंशंस होती हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जो प्रेशर के इक्वल जो डायमेंशन होती हैं, देखिए प्रेशर के इक्वल डायमेंशन किस किस की होती है बता दूं आपको। एक तो प्रेशर की होती है, ठीक है, एक होती है एनर्जी डेंसिटी की, मतलब ऊर्जा घनत्व, ठीक है, एक होती है बच्चों यहाँ पे एलास्टिसिटी, जिसे हम बोलते हैं ना यंग मॉडुलस, यंग मापांक, बल्क मॉडुलस मतलब आयतन प्रत्याशा गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी मतलब दृढ़ता गुणांक। ठीक है, इन सभी की डायमेंशंस आपस में इक्वल होती हैं। कौन कौन सी, प्रेशर, एनर्जी डेंसिटी, बल्क मॉडुलस, यंग मॉडुलस, कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, इन सभी की डायमेंशंस इक्वल होती हैं। तो देखते हैं यहाँ पे प्रेशर की इक्वल कौन सी आ रही है, इसमें ये आ रही है प्रत्याशा का यंग गुणांक जो है। ठीक है, चलो अब आगे आगे देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। अब इस फॉर्म में से आपसे कह रहा है कि जी में परसेंटेज एरर बतानी क्या होगी जी के अंदर। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला जी में फॉर्म में है, तो यहाँ पे देखो जी की एल के साथ डिपेंडेंसी क्या है, तो जी प्रोपोर्शनल टू एल पे पावर कितनी है बेटा 1, टी पे पावर कितनी ऊपर जाके -2 जाएगी, 4 पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, जी प्रोपोर्शनल टू एल पावर 1 टी पावर -2। तो परसेंटेज जी लिखे तो क्या करना है, पावर को फ्रंट में लाएंगे, परसेंटेज एल, ठीक है, फिर यहां भी पावर को फ्रंट में लाएंगे, लेकिन पावर नेगेटिव है, लेके आनी कैसी है, प्लस की फॉर्म में, +2 इंटू परसेंटेज टी। ओके, अब यहां पे देखो वैल्यू पुट कर रहे हैं परसेंटेज एल की, एल में परसेंटेज एरर कितनी है ये देखते हैं। देखो ये आपको एल गिवन है, ठीक है, ये आपको एल गिवन है। परसेंटेज एरर कैसे निकाली जाती है, डेल्टा एल, ये डेल्टा एल और ये एल का एब्सोल्यूट मान है, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100%, मतलब 0.1 ये डेल्टा एल अपॉन एल का एक्चुअल मान जो कि 10 है इंटू 100%। तो यहां से इसमें परसेंटेज एरर कितनी बनेगी, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1%। ठीक है, तो एल में तो परसेंटेज एरर कितनी है 1%। ठीक है, चलो एक बार टी के अंदर भी देख लें, टी के अंदर कितनी परसेंटेज एरर है, यहां रखेंगे तो वही डेल्टा टी अपॉन टी, मतलब 1/100 इंटू 100 करिए तो ये भी कितना बनेगा बच्चों 1%, ये भी 1% बनेगा। ठीक है, तो यहां पे ये दोनों वैल्यूज पुट कर दें, यहां पे 1%, यहां पर भी 1%, तो देखिए कितना बना रिजल्ट 3%। ठीक है, ये रिजल्ट आ गया 3%। कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट। बिल्कुल इसी तरह से जो अपन यहाँ पे क्लासरूम में पढ़ रहे हैं बेटा, यहाँ पे ऑनलाइन क्लास में देख रहे हैं, सेम टू सेम इसी तरह से आपको ऑफलाइन में एक एक क्लासरूम के अंदर एक एक बच्चे के साथ इस तरह से मेहनत की जाती है। बिल्कुल इतने प्यारे प्यारे ध्यान से कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं, तो आप इनको बिल्कुल ध्यान से समझ रहे हैं। ऐसे ही आप हमारे क्लासरूम को भी इंजॉय कर सकते हैं। आप एक बार आके विजिट करिए और आप यहाँ पे क्लासरूम को देखेंगे, इतना हेल्दी माहौल मिलेगा, आप अपने को कभी ऐसा फील नहीं होने देगी कि हमने गलत जगह एडमिशन ले लिया। आपको यहाँ आने के बाद इतना मजा आएगा, आपको लगेगा कि हम वाकई ऐसी जगह आ गए जो हमें काफी पहले आ जाना चाहिए था। ठीक है, चलो आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20। अब आपको एफ और ये आपको आर गिवन है। ठीक है, एफ और आर के आपसे कह रहा है कि अदिश गुणा और सदिश गुणा के परिमाण बताने। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको वेक्टर प्रोडक्ट एंड यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू बतानी है। तो पहले बच्चों डॉट प्रोडक्ट निकालें। डॉट कैसे निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट नाम तो सुना ही होगा। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ। ठीक है, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करिए कितना बनेगा 6। ठीक है, जे को जे से करेंगे कितना बनेगा 2, के को के से करें -1 या -2 है, मल्टीप्लाई करने पे क्या हो गया +2, कितना होगा बेटा ये 10। ठीक है, ये आ गया 10। अब यहाँ पे हमें करना है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट करना है मतलब वेक्टर प्रोडक्ट करना है। तो बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे आई कैप, जे कैप, के कैप लिखे पहले तो देखो यहाँ पे इसमें 2 1 और ये -1 है, 2 1 और ये -1 ये अपन अरेंज कर दिए।
यहां पे लिखे आर में 3 2 एंड -2 है, 3 2 एंड -2, ठीक है। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट के लिए प्ले करते हैं, जैसे हमें क्या निकालना है, एफ क्रॉस आर निकालना है। तो पहले एफ वाली क्वांटिटीज को आई के नीचे, जे के नीचे, के नीचे अरेंज करिए, फिर यहाँ पे आर वाली वैल्यूज को जो आई कैप, जे कैप, के कैप वाली है उसको नीचे अरेंज करना है। अब देखो कैसे करते हैं बच्चों, पहले आई को लिखा मैंने, फिर आई वाले कॉलम और उसको रो को हाइड कर लो। तो ये आपको मेंबर्स दिख रहे हैं, इनको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस लगा के इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो पहले इसको 1 को -2 से मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा -2, फिर माइनस हमें खुद से लगाना होता है। फिर अब 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा -2, यहां रखिए, तो रखने पर +2 बन जाएगा। ओके, चलो अब आते हैं जे। अब जे को लिखा जाता है विद नेगेटिव साइन, जे को विद नेगेटिव साइन लिखते हैं। अब यहाँ पे जे वाले को हाइड करें, इसकी कॉलम और इसके रो को। तो पहले 2 को इस -2 से मल्टीप्लाई करना है, इस 2 को इस -2 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आ गया -4, फिर माइनस हम खुद से लगाते हैं, फिर 3 को इस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा -3, तो यहां रखेंगे तो बन जाएगा +3। फिर के को प्लस की फॉर्म में लिखते हैं, के लिखें। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, फिर माइनस खुद से लगाएंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3, ठीक है। तो कितना आ गया बच्चों, ये तो खैर 0 हो गया, ये तो 0 हो जाएगा। ये कितना है -1, यहाँ आगे प्लस जे कैप हो जाएगा, +1 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया प्लस के कैप। तो ये तो मैंने वेक्टर फॉर्म में निकाला, वेक्टर फॉर्म में इसका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे तो इसका बेटा मैग्नीट्यूड कितना हो गया √2। इसका परिमाण निकालेंगे तो परिमाण कितना हो जाएगा, इसके स्क्वायर, उसको दोनों स्क्वायर करके ऐड कर दो रूट के अंदर, तो 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर कितना हो गया √2। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इस बात को सेट कर रहा है, फर्स्ट 10, √2, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, देखिए इधर 21 क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में जो बल लग रहा है, कूलाम फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका आपको रेशो दे रखा है, कितना है 2.4 × 10⁻39, ठीक है। और आपसे कह रहा है कि यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है के तो खैर अपन जानते ही है, और इसका जी मतलब k/g, ये आपसे पूछा जाए k/g का मान, ठीक है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज दे रखा है, इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास गिवन है। तो देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे इसको, अपन को यहाँ पे फोर्स के बारे में बताया गया है, कौन सा, इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड की बात करें, परिमाण के Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। तो के Q1 E है, Q2 ये भी E है, परिमाण रखना है के Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। और यहां पे ये तो मैंने FE का मान रख दिया, FG का मान क्या होता है, G m1 m2 अपॉन R², ठीक है। अब यहां से R² से तो R² काट दो पहले तो। अब यहां पे देखिए ये रेशो रखे, FE अपॉन FG कितना है 39, इसको 10⁻39 बोला गया, ये रख दिया अपन ने। तो देखिए बच्चों उसके बाद फिर k/g को रखने के बाद अपन देखें यहाँ पे ये ऊपर E × E है, ठीक है। E मतलब चार्ज, क्या होता है E तो 1.6 × 10⁻19, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा, कोई ये भी E है, ठीक है, अपॉन में फिर m1 × m2 जो इसके मासेज हैं, ये मासेज आपको दे रखें, कितना है, एक तो 9.11 × 10⁻31 kg, और दूसरा मास दे रखा है 1.67 × 10⁻27 kg, ठीक है। तो इनको अगर रखा जाए तो सोल्व करें पर k/g जो मिलेगा आपको, k/g ये नियरली इक्वल टू, ठीक है, इस k/g का जो मान आएगा लगभग आएगा 10⁻20, 10⁻20। कोई ऑप्शन दिख रहेगा आपको, बिल्कुल मुझे नजर आ रहा है, ये रहा थर्ड ऑप्शन 10⁻20, तो ये अपन आंसर टिक कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं आगे इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन 22 में आपसे कह रहा है कि एक वायर है, इसके मास की इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको और इसकी लेंथ दे रखी है, डेंसिटी में एरर आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो ये जो मास आपको गिवन है, इस मास की परसेंटेज एरर अगर अपन देखें क्या होगी, परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं बेटा, इसमें डेल्टा m/m × 100% करके, मतलब 0.02 अपॉन 0.4 × 100%, ठीक है। ये करेंगे तो यहां करने पर क्या बन जाएगा 0.5%, तो ये बन जाएगा इसमें
0.5%। ठीक है, उसके बाद फिर आगे ये तो मास की हो गई। फिर रेडियस, इसके बारे में आए अपन, तो इसके लिए परसेंटेज एरर निकालेंगे 0.001 अपॉन 0.3 इंटू 100%। तो यहां पे ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, 0.33% हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या आ गई लेंथ, तो ये जो लेंथ दे रखी है इसके अंदर चेक करें एक बार। लेंथ के अंदर 0.02 अपॉन 5 इंटू 100% ये हो जाएगा 0.4%। ठीक है, 0.4% ये वैल्यू आ गई। अब यहां से हमें डेंसिटी के बारे में देखना है। तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू आपको पता है मास अपॉन वॉल्यूम होता नहीं था। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम जो लिखते हैं अपन वायर बच्चों, सिलेंड्रिकल वायर होता है, बेलनाकार तार, जिसका आयतन रहता है ना पाई आर स्क्वायर एल। तो ये इसको लिख दिया मैंने पाई आर स्क्वायर एल। तो यहां से इसकी डिपेंडेंसी हम देखें, m पावर 1 r पावर -2 एंड l पावर -1, ये दिख रही है। तो यहां से एरर हम फाइंड करेंगे परसेंटेज रो, m पे पावर 1 है आगे ले आओ, इंटू परसेंटेज एरर। तो मास में परसेंटेज एरर कितनी थी 0.5, फिर r पे -2 है लेकिन आगे +2 आएगा, 2 इंटू परसेंटेज r में परसेंटेज एरर कितनी थी 0.33, ये लो। फिर l में पावर 1 है, कोई दिक्कत नहीं, आगे तो 1 प्लस में लिखना है। परसेंटेज l में परसेंटेज एरर आपने देखा था क्या थी, l में ये रही 0.4%। तो आप इसको रखें तो ये 5 एंड ये 4 9 हो गया 0.9, और ये 0.66, तो कितना बन जाएगा, ये 1.56 के समथिंग आ गया। तो 1.56 को आप लगभग 1.6 बोल सकते हैं। ठीक है, तो 1.56 बनेगा, तो लगभग उसको 1.6% अपन के दें, तो कौन सा आंसर आ गया, सेकंड। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। चलो अब आते हैं आगे क्वेश्चन 23 पर। क्वेश्चन 23 आपसे कह रहा है कि वो कौन सी राशि है जिसके द्रव्यमान के व्युत्क्रम की विमाएं अनुपस्थित होती है, जिसमें द्रव्यमान की मतलब m पावर -1 की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ये आपको बताना है। तो चलो देखो, आपने जो ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट देखा था ना, गुरुत्वीय नियतांक, बिल्कुल उसमें आया था m पावर -1, मुझे भी याद है, आपको भी याद होगा। तो आंसर अपन टिक कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वैसे तो आपको सभी की डायमेंशन निकालनी आनी चाहिए, हल्का सा बता दूं आपको, जो बलागुण है टॉर्क होता है बच्चों फोर्स इनटू लेंथ। ठीक है, उससे निकल जाएगा टॉर्क। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, उससे G निकाल लो। कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम जो कि होता है ना J इज इक्वल टू mvr, मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस, उससे निकाल लेंगे। और ऊष्मीय चालकता गुणांक K, जो भी मैंने लिखा था फॉर्मूला dq अपॉन dt इज इक्वल टू KA डेल्टा T अपॉन L, उससे निकाल लेंगे। तो हम देखेंगे, इनकी तो निकाली थी अपन ने, ये भी समझा दी आपको। तो m पावर -1 किस में आया था, ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट में, तो आंसर आ जाएगा सेकंड। ठीक है, तो अब आगे अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कह रहा है कि यहाँ पे एक गोलाकार वस्तु का व्यास है। ठीक है, इसे हम वर्नियर कैलिपर से मेजर कर रहे हैं डायमीटर को। ये कुछ वैल्यूज हमें 4-5 रीडिंग दे रखी है, 5 रीडिंग, इसका हमें मीन डायमीटर फाइंड करना है। तो जो मीन डायमीटर कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायमीटर निकालना है, मीन वैल्यू निकालनी है, इसकी मीन वैल्यू मतलब औसत मान निकालना है। तो पहले इन सभी का सम करेंगे, इन सभी का योग करके 5 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 5 नंबर से ना, इन सभी को डिवाइड करके ना सम करके 5 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 3.328 सेंटीमीटर, ये बनेगी। अब यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन सम की फॉर्म में, एडिशन की फॉर्म में, और आपको पता है जब भी क्वेश्चन एडिशन की फॉर्म में होता है तो सार्थक अंकों को ध्यान में कैसे रखा जाता है कि यहाँ पे जो पॉइंट के बाद डेसिमल नंबर्स होते हैं सबसे कम से कम, उसके अनुसार हमें आंसर देना पड़ता है। तो आप देखिए, सही में डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है सभी के अंदर, तो आंसर के अंदर भी डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आनी चाहिए। तो इस 8 को राउंड ऑफ करेंगे तो कितना है 3.33, ये इसका आंसर आएगा 3.33। ठीक है, सेंटीमीटर, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो चलो देखो, इन सभी को सम करके डिवाइड बाय 5 करने पे ये कैसा है, मुझे कैसे पता चला। तो देखो, जब भी आपको ऐसे ऑप्शन दिए गए होते ना, तो एग्जैक्ट मान वाला एक ना एक ऑप्शन तो होता ही होता है। मैं वहीं से रीड कर लेता हूं। तो को 4 मान दे रखे हैं, इसमें एक मान ये रहा, तो एग्जैक्ट पक्की बात है, एग्जैक्ट मान यही आएगा, ताकि बच्चे एग्जैक्ट मान निकाल के वही टिक कर दे।
अरे नालायक को थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पे राउंड ऑफ करना है सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान रखते हुए, तो ऐसी गलती मत करना। तो पहली बात तो आप इसमें देखिए चारों में से पहला जो सबसे बड़ा आंसर दिख रहा है ना, वो तो उसका एग्जैक्ट मान हो जाएगा। अब उसको राउंड ऑफ करना है, तो मेन क्वेश्चन है राउंड ऑफ करने का आपको, कि हमें यहाँ पे 2 अंकों तक इसको राउंड ऑफ करके कैसे लिखना है। तो आंसर 2 अंकों के बाद इसका राउंड ऑफ क्या बन जाएगा, 3.33। तो बस ये इसका आंसर है। चलो अब आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 25 पे। तो कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये आपसे पूछ रहा है। तो जो प्रेशर इज वेक्टर क्वांटिटी, यही गलत कह रहा है। प्रेशर कभी वेक्टर क्वांटिटी होती नहीं, प्रेशर तो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, ठीक है। तो बाकी सभी जैसे रिलेटिव डेंसिटी स्केलर है, बिल्कुल सही बात है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी स्केलर है, ये भी सही बात है। सरफेस टेंशन स्केलर है, ये भी सही बात है। तो ये सारी चीजें कैसी हैं, स्केलर क्वांटिटीज। प्रेशर वेक्टर क्वांटिटी है, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ये भी स्केलर ही होता है, ठीक है। चलो अब आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 में वर्नियर कैलिपर में आपसे कह रहा है कि वर्नियर पैमाने पर n-1 खानों का मान मुख्य पैमानों के n खानों के बराबर है। मतलब यहाँ पे n+1 डिविजन ऑफ वर्नियर स्केल किसके इक्वलेंट है, n डिवीजन ऑफ मेन स्केल के इक्वलेंट है, ठीक है, ऐसा करके बोला गया है। तो यहाँ पे इसका मेन स्केल डिवीजन बताया गया 0.1 mm। तो आपसे कह रहा है कि इसका लीस्ट काउंट क्या होगा, ठीक है। तो वर्नियर कांस्टेंट बोलते हैं इसको, लीस्ट काउंट को ही। तो लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं बेटा, इसमें लीस्ट काउंट इज इक्वल टू मेन स्केल डिवीजन ब्रैकेट में 1 - m/v, ठीक है। तो यहाँ पे मेन स्केल डिवीजन, अच्छा ये m/v क्या है, m तो मेन स्केल के डिविजन्स और v स्केल वर्नियर स्केल के डिविजन्स जो आपस में इक्वलेंट है वो रखना होता है m और ये v को। तो मेन स्केल डिवीजन कितना रखा है आपको, 0.1 mm। अच्छा यहाँ पे आंसर सेंटीमीटर में पूछा है आपसे, सेंटीमीटर में, तो इसको mm 0.1 mm है, इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है, ये लिखेंगे। फिर आगे 1 - मेन स्केल के डिविजन कितने रखे थे आपको, यहाँ पे कह रहा है कि n डिविजन ऑफ मेन स्केल, तो ऊपर तो ये n है और वर्नियर की वैल्यू कितनी है n+1, ये इसके डिविजन हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें ये तो आ गया 1/100, ओके। अब यहाँ पे इसमें n+1 एलसीएम ले लो, यहाँ आ जाएगा n+1 और ये -n, n से n कैंसिल, तो कितना आ गया 1/100 n+1, तो ये 4th आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है बच्चों। आ रहा नहीं आ रहा मजा, देखिए ऐसे अपन आगे कंटिन्यू करते रहेंगे और आपको अपने पेरेंट्स की कसम है सारे वीडियो आपको देखने, ठीक है, तभी आपका बहुत बढ़िया तरीके से सिलेक्शन होगा और मैं उम्मीद करता हूं आप 700 में से 720 लेके आएंगे, परफेक्ट स्कोर तक पहुंचेंगे, ठीक है। चलो आगे आते हैं अपन 27 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कह रहा है कि वो राशियां जिनकी विमाएं ठोस कोण के समान होती हैं। देखो पहले भी आ चुका है सॉलिड एंगल के बारे में, हम जानते हैं सॉलिड एंगल डायमेंशन लेस होता है, ये एक विमाहीन राशि है। तो हमें देखना है कि कौन से इसमें डायमेंशन लेस है। तो देखिए स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड आर्क। स्ट्रेन तो चलो डायमेंशन होता है, डायमेंशन लेस होता है, लेकिन आर्क की तो डायमेंशन होती है, आर्क तो क्या लंबाई है, ठीक है। तो कोणीय चाल ये इसकी भी डायमेंशन होती है, स्ट्रेस की भी होती है। स्ट्रेन एंड एंगल, बिल्कुल ये स्ट्रेन एंड एंगल ये दोनों क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं, ठीक है। और बाकी जैसे बताया स्ट्रेन ये तो डायमेंशन लेस है लेकिन इसकी डायमेंशन होती है, एंगुलर स्पीड इसकी डायमेंशन होती है, स्ट्रेस की भी होती है, इन दोनों की नहीं होती। स्ट्रेस की तो होती है, एंगल की नहीं होती, तो कौन सा आंसर आ गया 3rd, ठीक है। चलो अब आते हैं आगे नेक्स्ट 28 पर। E = α t² + β t ऐसा करके दिया हुआ है, तो कौन सा घटक विमाहीन है, मतलब कौन सी क्वांटिटी डायमेंशन लेस है आपको बतानी है। तो बच्चों पहले यहाँ पे E क्या है, E फोर्स दे रखा है, ध्यान रखना गलती मत करना, जल्दी अपन सोचते हैं E एनर्जी होगी, अरे E एनर्जी नहीं, यहाँ पे फोर्स बोला है, क्लियर। तो E की डायमेंशन तो क्या है mL2t-2, ठीक है, सॉरी हाँ ठीक है mL2 है, E यहाँ पे फोर्स है mL2 और अल्फा t²। तो यहाँ पे जब भी बेटा फॉर्मूला इस तरह से एडिशन की फॉर्म होता है तो इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशंस, पूरे की डायमेंशन सभी की सेम होती हैं। तो यहाँ से अल्फा की डायमेंशंस अपन देखें तो क्या बनेगी E/t² के इक्वल डायमेंशंस, ठीक है। तो ये फोर्स की डायमेंशंस तो क्या है mL2 और t2, ये इसकी डायमेंशंस है, ठीक है, t2। तो यहां से क्या बन जाएगा इसमें mL/t⁻⁴, ठीक है, mL/t⁻⁴, ये उसकी डायमेंशंस हो गई। चलो अब देखें बीटा के बारे में। बीटा की डायमेंशंस ये भी E/t के इक्वल होगी, E/t, ठीक है, E/t। तो ये क्या होगी
एल टी माइनस टू अपॉन टी, तो क्या हो गया ये एम एल टी माइनस वन। ठीक है, अल्फा और बीटा की डायमेंशन आपने बता दी। अब इनको आप रखिए, तो आप रखोगे तो यहां से ये जो कैलकुलेट करोगे ना अल्फा टी अपॉन बीटा, ये बन जाएगा डायमेंशंस लेस के इक्वल। ठीक है, और वैसे भी आप डायरेक्ट इसको आपस में इक्वल करके भी सॉल्व कर सकते थे। देखो सेकंड मेथड देख लें, ये तो मैंने अल्फा बीटा निकाल के फिर कैलकुलेट किया। आप डायरेक्ट देख दो, इसकी डायमेंशन इसके इक्वल कर दो, मतलब अल्फा टी स्क्वायर की डायमेंशंस किसके इक्वल होंगी, बीटा टी के। तो देखिए एक टी से एक टी कट गया। ठीक है, तो अल्फा टी की डायमेंशंस किसके बराबर आ रही है, बीटा के। तो यहां से इसको नीचे ले आओ, तो यहां से देखिए अल्फा टी अपॉन बी की डायमेंशंस क्या हो जाएंगी, डायमेंशन लेस हो जाएगा ये, डायमेंशन लेस, क्योंकि यहां से देखो डायरेक्ट ही आ गया। हमें अल्फा बीटा की डायमेंशंस फाइंड करनी नहीं पड़ी, हमने ऐसे करके सॉल्व कर लिया। तो अल्फा टी अपॉन बीटा डायमेंशन लेस बन रहा है, तो आंसर क्या जाएगा, फोर्थ। ठीक है, ऐसे भी देख सकते हैं। तो ऐसे मैडम क्लासरूम में आपको बहुत सारे मेथड बताए थे एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसलिए एक एक चीज को ध्यान रखें, ध्यान समझें, और जो हो सके तो आप अपने क्लासरूम को, सीएलसी के क्लासरूम को जरूर एंजॉय करो, एक बार जरूर यहाँ पे आके मिलिए और यहाँ पे क्लास को ज्वाइन करिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 29, क्वेश्चन 29 आपसे कह रहा है किसी वस्तु के मास और मोमेंटम में मापन में परसेंटेज एरर 1%, 2% गिवन है। ठीक है, आपको एनर्जी में परसेंटेज एरर फाइंड करनी है, काइनेटिक एनर्जी में। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी नाम तो सुना ही होगा, क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, E इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसकी परसेंटेज E प्रोपोर्शनल टू क्या है, m पावर 1 v पावर 2। तो परसेंटेज एरर इन E फाइंड करेंगे, तो क्या आएगा, पावर 1 को आगे ले आओ, मास में परसेंटेज एरर कितनी रखी है, 1%। ठीक है, फिर 2 को आगे ले आएंगे, 2 परसेंटेज V में परसेंटेज एरर। अच्छा यहाँ पे रुको, मास एंड मोमेंटम बोला है ना इसने, तो हम ये लगाएंगे फॉर्मूला, नहीं ये नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आपको यहाँ पे एनर्जी का मास एंड मोमेंटम के साथ रिलेशन पूछा गया है, तो देखो आपको ये लगाना है E इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, पी स्क्वायर अपॉन 2m, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम एंड मास के साथ रिलेशन बोला गया है। तो देखो क्या लगाएंगे, E प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, पी स्क्वायर m पावर -1। ठीक है, पी स्क्वायर m पावर -1 ये बनेगा। तो परसेंटेज E इज इक्वल टू क्या करना है, 2 को आगे ले आओ, ट्वाइस ऑफ परसेंटेज P प्लस या 1 को आगे ले आएंगे, 1 इंटू परसेंटेज m। अब मोमेंटम में परसेंटेज चेंज, देखो मास में तो आपको दे रखा है 1%, मास में तो 1% है, मोमेंटम में 2% है, तो उसको रख देंगे 2%, और यहां पे मास में 1%, तो कितना हो गया 5%। ठीक है, तो कौन सा आंसर आ गया 5%, तो इसका रिजल्ट बन जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 29 अपन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन 29 के बाद 30 क्वेश्चन आपसे वर्नियर कैलिपर की बात कर रहा है। देखो बच्चों गौर से, वर्नियर कैलिपर पे कई सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन फिर से वर्नियर कैलिपर का आ रहा है। तो आप देखिए इंस्ट्रूमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इंस्ट्रूमेंट को भी आप ढंग से पढ़ के जाना, उनको एक एक क्वेश्चन ढंग से सोल्व करना। तो आते हैं अपन वर्नियर कैलिपर पे। ठीक है, नीट 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर पे मुख्य स्केल पर 1 mm का निशान होता है, मतलब आपको यहाँ पे मेन स्केल डिवीजन दे रखा है। ठीक है, मेन स्केल डिवीजन कितना दे रखा है आपको, 1 mm। ठीक है, और यहाँ पे इसमें वर्नियर स्केल पे टोटल 20 डिविजन जो दे रखे हैं वो 16 डिविजन के इक्वल है मुख्य स्केल के। तो वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक निकालना है। देखिए लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, लीस्ट काउंट MSD ब्रैकेट में 1 माइनस m अपॉन v करके। ठीक है, ये फॉर्मूला पहले भी आ चुका है। ठीक है, तो मेन स्केल डिवीजन ब्रैकेट में 1 माइनस m अपॉन v। तो वर्नियर कैलिपर के भी काफी सारे क्वेश्चन मिलेंगे, स्क्रू गेज के भी आए हुए, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। MSD तो मेन स्केल डिवीजन, तो मेन स्केल डिवीजन कितना दे रखा है यहाँ पे, मेन स्केल डिवीजन यहाँ पे दे रखा है 1 mm। तो 1 mm दे रखा है, इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहूं तो मैं यूं कह सकता हूं 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर, 1 mm है ना। अब देखिए 1 माइनस m अपॉन v। अच्छा ऑप्शन के mm के अंदर ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप mm में रहने दो। ठीक है, ऑप्शन m के अंदर ही तो m में रहने देते हैं अपन। MSD कितना रखा है 0.1 mm, तो 0.1 mm ये लिख दिया अपन ने, क्योंकि ऑप्शन m की फॉर्म में दे रखे थे। ठीक है, फिर 1 माइनस m अपॉन v। तो m यहाँ पे कितना है, मेन स्केल डिवीजन पे 16 विभाग दे रखे हैं 16, और वर्नियर पे कितने हैं 20। तो 1 माइनस 16 अपॉन 20 करना है। तो देखिए
16/20 ये 4/5, तो 1 - 4/5 कितना होता है बच्चों? 1/5, और इसको 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 को, तो क्या हो जाएगा? 0.02 mm। ठीक है, तो 0.02 mm कौन सा है? 0.02 mm, ये रहा थर्ड। ठीक है, तो 0.02 mm इसको अपन टिक कर देंगे। ठीक है, चलो अब आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 31, आपको मैच करना है। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स किसमें कितने कितने हैं। तो देखो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कैसे फाइंड करते हैं बेटा? जो आपको नंबर गिवन है इसमें स्टार्टिंग के जो जीरोस होते हैं जितने भी, उनको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते। तो इन सभी जीरोस को हटा दो, इनको काउंट ही नहीं करना, इन जीरोस को काउंट नहीं करना, तो हटा दो। कितने हैं इसमें? 4। तो इसमें आप देख रहे हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है, और इसमें सेकंड वाले में 10 की पावर्स को काउंट करते ही नहीं है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 2 है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, इसमें बाद वाले जीरो को तो काउंट करना पड़ता है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3। और इसमें कितने सिग्निफिकेंट है? लास्ट वाले जीरो जो होते हैं, डेसिमल पॉइंट में तो लास्ट जीरो काउंट करते हैं, लेकिन इंटीजर नंबर में लास्ट वाले जीरो काउंट नहीं करते, तो इन जीरो को हटा दो। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 1। तो देखिए कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे मैच कर रहे हैं। तो ए में तो 4 है। ठीक है, ए में तो 4 है, कौन सा आ गया? ये सेकंड ऑप्शन दिख रहा है, ए में 4। बी में कितने? 1, मतलब फर्स्ट 2 है, तो ये आ गया इसके अंदर, ये आंसर मैच कर रहा है इसका। ठीक है, तो चलो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। देखिए 32 क्या कह रहा है? आपको एक सर्किट में वोल्टेज एंड करंट की इंफॉर्मेशन दे रखी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछी गई है। तो पहले बच्चों रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप जानते हैं, R = होता है V/I। ओम्स लॉ नाम तो सुना ही होगा, ओम्स लॉ ये अप्लाई कर रहे हैं V/I। तो V आपको दे रखा है 200 वोल्ट, I दे रखा है 20, ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो I कितना आ गया? 10 ओम, ये तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। अब देखिए जब भी बेटा फॉर्मूला डिवाइड की फॉर्म में होता है, ठीक है, इस तरह से, तो फिर हम यहाँ पे फ्रैक्शनल एरर देखते हैं, डेल्टा R/R इक्वल टू, मतलब यहाँ पे सापेक्ष त्रुटि कह लो या आंशिक त्रुटि कह लो, ऐसे निकालते हैं। डेल्टा R/R बराबर डेल्टा V/V प्लस डेल्टा I/I। इससे डेल्टा R मिलेगा आपको, कितना मिलेगा डेल्टा R? देखते हैं। तो डेल्टा R इक्वल टू, इस R को इधर ले आओ, R कितना है? 10 ओम, ये रख दिया। ठीक है, फिर ब्रैकेट में ये डेल्टा V/V करिए, डेल्टा V/V मतलब 4/200 प्लस डेल्टा I/I मतलब 0.2/20, 0.2/20। ठीक है, तो यहां से इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, ये वैल्यू बन जाएगी 0.3। ठीक है, 0.3, तो ये तो R आ गया 10, डेल्टा R आ गया 0.3 ओम। ठीक है, तो आप देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है? 10 + -0.3 करना है, मतलब कौन सा आंसर आएगा? सेकंड, 10 + -0.3 ओम, ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आते हैं आगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, यहां पे आपसे कह रहा है कि एक पेंच मापी है, मतलब स्क्रू गेज, दो वापस वर्क इंस्ट्रूमेंट क्वेश्चन आ गया, पेंच मापी का मतलब स्क्रू गेज का। इसमें इसकी पिच गिवन है 1 mm और सर्कुलर स्केल पे डिविजन्स आपको 100 दे रखे हैं। तो पहले चलो इसका लीस्ट काउंट निकालें, LC। लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो पिच आपको 1 mm दे रखी है, तो चलो सेंटीमीटर में लिख दो पिच की वैल्यू, सेंटीमीटर की फॉर्म में कितना जाएगा? ये 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, नंबर ऑफ डिविजन्स कितने दे रखे हैं यहाँ पे? 100 यहाँ पे नंबर ऑफ डिविजन्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लीस्ट काउंट कितना हो गया? 0.001 सेंटीमीटर, 0.001 सेंटीमीटर, ये इसका रिजल्ट आ गया है। ठीक है, चलो अब आते हैं आगे। लीस्ट काउंट निकलने के बाद अब हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है? इसकी रीडिंग निकालनी है, R। तो रीडिंग कैसे निकालते हैं? मेन स्केल डिवीजन मतलब मेन स्केल रीडिंग MSR प्लस VSR इंटू लीस्ट काउंट। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। देखिए मेन स्केल आपसे कह रहा है कि हम डायमीटर मेजर कर रहे हैं एक वायर का, तो इसकी रीडिंग यहाँ पे पिच स्केल रीडिंग्स कितनी है? 1 mm एंड 63 डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो मेन स्केल रीडिंग तो कितनी है? 1 mm, ये तो लिख दिया मैंने 1 mm। इसको सेंटीमीटर में लिख दें तो हम इसको बोल सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, ये वाली वैल्यू। ठीक है, प्लस फिर वर्नियर स्केल रीडिंग कितना है? 63 डिविजन्स
एंड लीस्ट काउंट कितना था 0.001 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया 0.1 और ये 0.063, तो 0.163 सेंटीमीटर। तो कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या आपको? बिल्कुल ये रहा सेकंड ऑप्शन 0.163 सेंटीमीटर, ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है 2024 में पूछा गया है। चलो अब आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34। तो ये आपका आज का आखिरी क्वेश्चन है, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। देखिए 24 का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। आपसे कह रहा है कि एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से परिवर्तित होती है। पोटेंशियल एनर्जी ध्यान दें, ये v वेलोसिटी नहीं है, क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो a² b की डायमेंशन आपको फाइंड करनी है। तो पहले देखो बच्चों, यहाँ पे ये इसके साथ ऐड हो रहा है, तो ऐड होने पर इनकी डायमेंशंस हम इक्वल कर सकते हैं। तो b की डायमेंशंस किसके इक्वल होगी? √x के। तो b की डायमेंशंस √x के इक्वल होगी। ठीक है, √x के, और x यहाँ पे क्या है? इसकी पोजीशन है। ठीक है, x इसकी डायरेक्शन मतलब स्थिति है, तो x मतलब लेंथ की फॉर्म में, तो ये होगी L⁻½ जो b की डायमेंशंस क्या होगी? L⁻½ अब देखिए यहाँ पे इसकी डायमेंशंस बराबर ये अपॉन ये डायमेंशंस इक्वल करनी है। तो यहां से हम देखिए डायमेंशंस LHS इज इक्वल टू डायमेंशंस RHS करें, कि जब भी कोई फॉर्मूला होता है LHS RHS की डायमेंशंस इक्वल कर रहे हैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए। तो LHS में कौन है? पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या होगा बेटा? mL2T-2। ठीक है, mL2T-2, फिर ऊपर क्या है? a इंटू x²। ठीक है, a तो रख दिया एज इट इज, x यहाँ पे लेंथ है तो उसकी डायमेंशन क्या हो जाएंगी? L²। ठीक है, अपॉन में यहाँ पे √x और ये b, इनकी डायमेंशंस क्या है? इसकी भी डायमेंशंस L⁻½ है, इसकी भी L⁻½ तो डायमेंशंस क्या है? L⁻½ इसकी डायमेंशन है, इसकी भी L⁻½ है डायमेंशंस। ठीक है, तो L⁻²। ठीक है, तो यहां से आप देखिए ये L² से L² कैंसिल, L² से L² ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे अगर हम डायमेंशंस ऑफ a फाइंड करें, तो डायमेंशंस ऑफ a इधर ले आओ उसको, तो m ये a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको इधर ले जा रहे हैं, तो m L⁻½ T⁻²। ये a की डायमेंशंस आ गई, m L⁻½ T⁻²। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? a² b की डायमेंशंस फाइंड करनी है, a² b। तो इसका स्क्वायर करिए बच्चों, पहले तो क्या आएगा स्क्वायर करने पे? m² L⁻1 और T⁻⁻4, ये तो हो गया a²। अपॉन में करना है आपको b। ठीक है, b की डायमेंशंस क्या थी? L⁻½ तो यहां से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? m2 L⁻½ T⁻⁻4। तो कोई ऑप्शन चमक रहा है? बिल्कुल 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 दिख गया, ये रहा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो इस टाइप से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूं आपने इस पूरे वीडियो को अच्छे से एंजॉय किया होगा, एक एक क्वेश्चन को ध्यान समझा होगा, और आपके वाकई मानसिक कुछ ना कुछ विकास तो हो ही होगा। चलो फिर मिलते हैं, ओके बाय।